नमस्कार। कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान चंद्र प्रकाश दीक्षित जी मौजूद हैं और आज आपसे ही कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में जानकारी चाहेंगे और हमारा निवेदन है आपसे कि इस कार्यक्रम में आप जानकारी प्रस्तुत करें। जी, ऐसा है, समस्त काश्तकारों को, छोटे भाइयों को चकबंदी को लेकर के बहुत समस्या होती है। जी, छोटे भाई हमारे जो वकालत में आए हुए हैं वो समझते चकबंदी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जी, और चकबंदी एक जो है काश्तकारों के लिए बड़ा सुविधाजनक और बहुत अच्छा, बहुत उत्तम एक्ट है। जी, जी, छोटे भाइयों को भी चकबंदी को लेकर सोचते बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्ट है तो वो उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण चकबंदी में अननेसेसरी और लोग जो है दलाल टाइप के लोग जो है घुसते चले आ इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि हर काश्तकार तक और अपने अधिवक्ता जूनियर अधिवक्ताओं की तरफ हमारा ये कार्यक्रम पहुंचे और वो इस चकबंदी अधिनियम का लाभ उठाएं। काश्तकार भाई जो है दलालों के चक्कर में ना फंसे, इसलिए मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हुआ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर्वप्रथम मैं अपने सभी काश्तकारों को जिनका चकबंदी चल रही है, जिनका चकबंदी गजट हो रही है, उनको सबको नमस्कार करता हूं। अपने छोटे भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं और आज इस कार्यक्रम में आपको एक चकबंदी के संबंध में पूरी विस्तृत जानकारी में देना चाहता हूं। बिल्कुल, स्वागत है जी। दरअसल चकबंदी एक ऐसा एक्ट है जिसका नाम सुन के काश्तकार बहुत जल्दी घबरा जाता है और एक पुरानी कहावत गांव में कही जाती है कि जिस गांव में चकबंदी हो जाती है उस गांव में 20 साल तक डकैती नहीं पड़ती है। एक्चुअल में ऐसा नहीं जी। सच में ये है कि चकबंदी एक काश्तकारों के लिए इतना सुगम, इतना सरल एक्ट है ये कि इससे काश्तकारों की कई समस्याएं ऑटोमेटिक अपने आप खत्म हो जाती साल हो जाती हैं। नंबर एक, चकबंदी में सबसे बड़ा फायदा काश्तकारों की होता है कि उनके जो छोटे छोटे चेक होते हैं, टुकड़ों में जो चेक होते हैं, जो इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं, चकबंदी विभाग उन चेकों को एक करके समायोजित करके एक बड़ा चेक या दो बड़े चेक उनके बना एक साथ दे देता। इससे काश्तकारों को सबसे बड़ी सुविधा ये होती है कि वो अपने चेकों का जो छोटे छोटे टुकड़ों में जोत रहती है जिसमें खेती करना उनको आसान नहीं होता है। दो जगह पे या एक जगह पे जब एक बड़ी खेत उनके पास हो जाती है तो उससे वो बढ़िया फायदा उठा सकते हैं। नंबर दो, हर चकदार को यथासंभव चकमार जरूर दिया जाता है क्योंकि चकबंदी जिस गांव में नहीं होती है और आपस में बंटवारा हो जाता है तो किसी को चकमार मिलता, किसी को चकमार नहीं मिलता, तो निकास को लेकर बड़ी दिक्कत होती है। तो चकबंदी का नियम है कि हर चकदार को यथासंभव उसको चकमार दिया जरूर जाएगा आने जाने के लिए वो चकमार उसको मिल जाता है जी। नंबर दो, सिंचाई के लिए, चूंकि अब तो सिंचाई का साधन ये हो गया, पाइप से सिंचाई हो जाती है, तो पहले नालियां नहीं होती थी तो हर चकदार को नालियां भी चकबंदी विभाग ही उपलब्ध कराता था। गांव में विकास के लिए आपके कटौती निकाल के अस्पताल बनवाना है, खाद के गड्ढों के लिए है, शमशान है, कब्रिस्तान है, अस्पताल है, स्कूल है, इसके लिए जगह सुरक्षित भी चकबंदी विभाग कर देता है। तो इससे गांव का विकास भी बढ़िया हो जाता है जी। गांव में आबादी की भूमि धीरे धीरे खत्म होती जाती है। चकबंदी विभाग सामान आबादी, हरिजन आबादी को रिजर्वेशन भी करके दे देता है। अच्छा। अब चकबंदी के लिए अनुसूचित जाति के जो सदस्य हैं, जो हमारे काश्तकार हैं, जो गरीब काश्तकार हैं जिनका आबादी जगह नहीं है, चकबंदी विभाग उसी जमीन से कटौती करके उन अनुसूचित जाति के सदस्यों को और निर्बल वर्ग के लोगों को जमीन उपलब्ध करा देता है ताकि उनका आवास निर्माण हो सके। भूमि से संबंधित और तमाम तरह की कार्रवाई हैं। जो विवाद लखनऊ कमिश्नरी में फंसा हुआ है या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फंसा हुआ है, उस विवाद का भी चकबंदी एक्ट के द्वारा ही निस्तारण बहुत आसानी से, बहुत सुलभ उसमें हो जाता है। और चकबंदी एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें कोई भी कोर्ट फीस नहीं लगती है। अच्छा जी, कोर्ट फीस है ही नहीं, कोई कोर्ट फीस नहीं चकबंदी एक्ट में। किसी केवल एफिडेविट में आपका जो वाजिब जो टिकट लगता है केवल उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। शपथ पत्र में एप्लीकेशन वगैरह जो दी जाती है कोई भी कोर्ट फीस इसमें नहीं लगती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बल्कि चकबंदी एक्ट इतना लीनियन एक्ट है कि इसमें आप एक सादे पन्ने पे भी अगर अपनी आपत्ति लिख के दे देंगे, हाँ, तो चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी उस आपत्ति को स्वीकार करने के लिए बाध्य है, उसको जांच करेगा। हाँ, दूसरी चीज ये चकबंदी एक्ट में सबसे बड़ा प्रोविजन इतना बढ़िया सुलभ है कि यदि एक कुर्सी एक मेज डाल के चकबंदी अधिकारी बाग में भी अपनी कोर्ट लगा देगा वो कंप्लीट कोर्ट कहलाएगा। अच्छा,
तो इसलिए चकबंदी इतना सुलभ एक्ट है कि ये काश्तकार के घर जा करके आपको न्याय देने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक। अब मैं आपको चकबंदी एक्ट के बारे में पूरा डिटेल से बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये चकबंदी एक्ट 1953 में शुरू हुआ है। हाँ 1951 में हमारा जेडे लागू हुआ था। चकबंदी एक्ट 1953 शुरू हुआ था और चकबंदी एक्ट शुरुआत होती है धारा 4 के नोटिफिकेशन से। जी। जिस कटक में या जिस क्षेत्र में या जिस गांव में धारा 4(1) का नोटिफिकेशन हो जाता है जी। उस गांव में तहसील स्तर की सभी कार्रवाइयां रोक दी जाती हैं। अच्छा, तहसील से संबंधित सभी कार्रवाइयां, मतलब जहाँ चकबंदी हो रही हो, जहाँ चकबंदी गजट होगा, जो धारा 4(1) का गजट होगा तो तहसील से संबंधित सभी कार्रवाइयों को रोक दिया जाता है। और वो खतौनी जो तहसील में चल रही होती है उस खतौनी को चकबंदी विभाग जिल्द बंदोबस्त CH-45 जिसको बोलते हैं, उसको चकबंदी विभाग अपने आप ले लेते हैं और धारा 4(1) नोटिफिकेशन बाद में उस गांव का सर्वे करते हैं। अच्छा। धारा 4(1) नोटिफिकेशन सबसे बड़ा फायदा असर ये पड़ता है कि भूमि संबंधित जितने भी विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन होते हैं, जो भूमि संबंधित जितने विवाद, चाहे वो तहसीलदार कोर्ट में हो, चाहे SDM कोर्ट में हो, चाहे वो कमिश्नर कोर्ट में हो, चाहे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हो, जहां भी विचाराधीन होंगे वो मात्र एक एप्लीकेशन दे देने पे अपने आप अवेट हो जाते हैं। अच्छा, उससे मतलब नहीं, हाँ, वो बात वहां पे ही खत्म हो जाएगा। वो बात जो है चकबंदी न्यायालय में चलेगा। अच्छा, वही न्यायालय से संबंधित हो गया। हाँ, वो बात कहीं किसी भी न्यायालय में चल रहा हो, वो बात ऑटोमेटिक वहाँ पे आप एक एप्लीकेशन देंगे, एक प्रश्न उत्तर लगाएंगे कि हमारे गांव का धारा 4(1) का नोटिफिकेशन हो गया है। वो बात वहाँ अवेट हो जाएगा, वो नए सिरे से चकबंदी विभाग में चलने लगेगा। वही चीज चलने लगेगी। चकबंदी विभाग 4(1) नोटिफिकेशन बाद में एक सर्वे टीम आती है इसकी है। अच्छा। वो पूरे गांव का सर्वे करेगी, हर एक गाटे की पैमाइश होगी, हर गाटे में क्या क्या विद्यमान है, कौन आपकी परिसंपत्तियां विद्यमान है, एसेट्स आपकी कौन है, कुआं है, बोरिंग है, पेड़ है, कोई आबादी बनी हुई है, उस बात का वो सर्वे सीट अपना तैयार करें। सर्वे सीट गट्ठा बुक बोलते हैं, CH4 गट्ठा बुक बनाएंगे। यदि आपका मौके पर रकबा कम है तो गट्ठा बुक में उसकी एंट्री करी जाएगी और एंट्री करने के बाद में उसी हिसाब से CH5 पर्चा 5 जिसको बोलते हैं। अच्छा। गांव में आम बोलचाल की भाषा में CH5 पर्चा 5 बोलते हैं, वैसे जोत चकबंदी आकारपत्र 5 बोलते हैं। जी। वो जोत चकबंदी आकारपत्र 5 जो है वो आपकी खेती का एक आईना होता है, शीशा होता है। बिल्कुल। उसमें आपके पास कितनी खेती है, आपका क्या नाम है, आपका रकबा कितना है, आप लगान कितना दे रहे हैं, और यदि उसमें कोई कमी होती है आपकी खेती में, जैसे आपकी मेड़े टूटी पाई गई, रकबा कम पाया गया, तो CH4 में बाकायदा उसकी एंट्री की जाती है। अच्छा। CH4 में उसकी एंट्री की जाती है। चकबंदी विभाग आएगा, गांव में खतौनी तस्दीक करेगा कि फलाने कोई खत्म तो नहीं हो गए हैं, किसी को दाखिल खारिज जो पेंडिंग तो नहीं है, ठीक है, और किसी का नाम गलत तो नहीं है, या भाइयों में बंटवारा है तो कैसे बंटवारा होगा, वस्तुस्थिति की जानकारी देते हैं। पूरी वस्तुस्थिति जानकारी लेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। आपको पूरी जानकारी देंगे। चकबंदी एक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो बंटवारा आप जेडे में 176 में कराते थे अभी तक, जिसकी नई धारा राजस्व संहिता में बनी हुई है, वो बंटवारा चकबंदी विभाग ऑटोमेटिक कर देता है। अच्छा। मतलब आप अगर आपत्ति नहीं भी देंगे तब भी कर देता है। तब भी वो अपना पर्चा 5 में उन्होंने एंट्री कर दिया कि फलाने मृतक बताए गए, उनके 3 लड़के बताए गए, बंटवारे 1 बटे 3 प्रत्येक बताया गया। लेकिन उस एंट्री को परसू करना आपका काम, वो जरूरी, वो एंट्री को परसू करना आपका काम जरूरी। CH5 जो है वो प्रत्येक रिकॉर्डेड टेंडर होल्डर जो दर्ज काश्तकार हैं, वो चकबंदी विभाग प्रत्येक दर्ज काश्तकार को पर्चा 5 उपलब्ध कराएगा। प्रत्येक दर्ज काश्तकार जो भी आपकी खतौनी में दर्ज काश्तकार हैं उनको सबको पर्चा 5 उपलब्ध कराएगा। और गांव की वर्तमान स्थिति, भौतिक स्थिति के आधार पे CH2 का निर्माण करेगा, जो चकबंदी आकार पर 2 का निर्माण करेगा। उसमें कितनी जमीन आबादी में है, कितनी जमीन चकबंदी योग्य है, ठीक, जमीन की मालियत तय की जाएगी। इस जमीन की मालियत क्या है, जो जमीन अच्छी है उसकी मालियत रेट अच्छा होगा, जो जमीन ऊसर बंजर है, अनुपजाऊ है, उसकी मालियत रेट अलग होगा, जो जमीन पड़ती है उसकी मालियत रेट अलग होगा, और जो जमीन
अनुपयोगी है, अनुपयोगी या खेती के प्रयोग में नहीं आ रही है, वो जमीन चकबंदी आउट कर दी जाती है, जो CH 18 बाहर कर देते हैं। और चकबंदी बाहर करते हैं, उसको CH 18 बोलते हैं। जो चकबंदी आकार पत्र उसमें 5 में ही CH 18 दर्ज कर दी जाएगी। जी जी। पर्चा 5 बंटने के बाद में प्रत्येक काश्तकार का ये दायित्व हो जाता है कि उसमें दी हुई एंट्री, जो टूटी बोलते हैं जिसको, जी। दी हुई एंट्री के आधार पे यदि आपका नाम गलत है जी। तो आप धारा 9 चकबंदी अधिनियम की धारा 9 के अनुसार जी। आप एक अपनी आपत्ति एक सादे पन्ने पे लिख करके सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष पर्चा 5 बंटने के 15 दिन, पर्चा 5 बंटने 21 दिन के भीतर, पर्चा 5 बंटने के 21 दिन के अंदर आप अपनी आपत्ति एक सादे वाटरमार्क पे लिख करके, यदि पर्चा 5 में आपका नाम अशुद्ध बताया गया तो आप अपना शुद्ध नाम लिख करके एक आपत्ति लिख करके सहायक चकबंदी अधिकारी को दे देंगे। सहायक चकबंदी अधिकारी वो उस पर संबंधित साक्ष्य ले लेगा आपसे, सही। और उसके बाद चाहेगा तो अपने स्तर से ही दुरुस्त कर देगा, या चकबंदी अधिकारी को 982 में वो फाइल प्रेषित कर देगा। बिल्कुल जी। ठीक। यदि आपका रकबा कम पाया जाता है, ये किसी तरह की कोई भी आपका स्वत संबंधी विवाद जो है वो CH 5 में ही एंट्री होगी, और स्वत संबंधी विवाद का लिए आप आपत्ति अपने पर्चा 5 मिलने के 21 दिन के भीतर जी चकबंदी अधिकारी को या सहायक चकबंदी अधिकारी समक्ष अपनी आपत्ति आप प्रस्तुत कर सकते हैं। सहायक चकबंदी अधिकारी को केवल एक राइट है, वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, समझौते के आधार पे तो वो आदेश पास कर सकता है। जैसे आपको दाखिल खारिज कराना है और दोनों पक्ष समझौते पे सहमत हैं तो सहायक चकबंदी अधिकारी उसका दाखिल कर सकता है। लेकिन किसी कारण से अगर एक पक्ष सहमत नहीं है तो सहायक चकबंदी अधिकारी उस पर अपनी रिपोर्ट लगा के, अपनी आख्या लगा करके और चकबंदी अधिकारी के न्यायालय में उस पत्रावली को प्रेषित करेगा। हर काश्तकार की जिम्मेदारी बनती है जितनी भी एंट्री हैं उस एंट्री के आधार पर, जितनी त्रुटि बनी उस त्रुटि के आधार पर वो अपनी आपत्ति सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी को 21 दिन के अंदर अपनी दे दें। ये किन्हीं कारणवश से काश्तकार भाई हमारे जो हैं 21 दिन के अंदर अपनी आपत्ति सहायक चकबंदी अधिकारी समझ प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद में धारा 5 लिमिटेशन एक्ट, धारा 5 लिमिटेशन एक्ट और एफिडेविट शपथ पत्र के साथ में अपनी आपत्ति चकबंदी अधिकारी के न्यायालय में प्रेषित कर सकते हैं। जी। लेकिन इस जो धारा 5 परिसीमा अधिनियम है उससे अंतर्गत आपको सहायक चकबंदी अधिकारी के न्यायालय में ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आप अगर लेट हो रहे हैं या आप देरी से आपत्ति लेके आए हैं तो आप क्यों लेके आए हैं, ये आपका कारण स्पष्ट होना चाहिए। तभी चकबंदी अधिकारी आपके धारा 5 को देखते हुए आपको काल बाधा से मुक्त करते हुए आपकी आपत्ति को एंटरटेन करेंगे या सुनेंगे। होता यह है कि ज्यादातर किसान हमारे भाई जो हैं उनको पर्चा 5 जब मिल जाता है तो पर्चा 5 को उस तरह से मतलब बहुत गंभीरता से उसको पुटअप नहीं करते हैं। उन्होंने पर्चा 5 मिला, उन्होंने देखा समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो उठा के अपने कहीं एक जगह कोने में रख दिया। जब धारा 52 प्रकाशन हो जाता है, आपने कोई आपत्ति नहीं उठाई तो आगे तो धारा 52 के प्रकाशन के बाद आप उस संबंध में कोई फ्रेश आपत्ति किसी भी चकबंदी न्यायालय के समक्ष नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बाधा ये है। तो ये वो लापरवाही इनको नुकसान करेगी, लापरवाही बहुत ज्यादा नुकसान। जबकि वो जब आपको मिला था तो कोई अपने अधिवक्ता देख लेते हैं, मिल लेते हैं, पूछ लेते हैं। तो काश्तकार भाइयों से मेरा सबसे बड़ा निवेदन ये है कि जब भी आपको CH 5 पर्चा 5 मिलता है, यदि आप उसमें जानकारी नहीं रखते हैं तो आप किसी जानकार व्यक्ति को दिखा दें, अपने अधिवक्ता से, अपने कंसल्टिंग जो भी आपके एडवोकेट्स हैं उनसे आप उनको दिखा दें, या चकबंदी विभाग वालों को ही आप दिखा कर पूछे भैया हमको इसमें क्या करना सही, और इसमें ये हमारा नाम गलत आया तो गलत नाम के लिए हम दुरुस्त करने के लिए क्या करें, तो आपको प्रॉपर प्रोसीडिंग वो समझा सकते हैं। अन्यथा तो नुकसान है, अन्यथा आपको आगे जाकर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि ज्यादातर मोस्टली देखने को आया कि जो नाम अशुद्धि हैं नाम अशुद्धि एक बार दर्ज हो जाने के बाद में, बंदोबस्त में दर्ज हो जाने के बाद में फिर तहसील स्तर पे वो आपका नाम शुद्ध करने की प्रक्रिया बहुत जटिल, बहुत लंबी है और मोस्टली
जो 33/39 जो जेडे में जो LRX में जो हमारा एक्ट प्रोवाइड किया गया था, उसमें बहुत तहसील के अधिकारी जो हैं उस चीज को दुरुस्त करने में बहुत हिचकिचाते हैं, बड़ा हिचकिचाहट पैदा होती है और वो गलत नाम हमेशा जो है गलत ही बना रहता है। ठीक, उससे आपको जो आने वाले बेनिफिट हैं वो आपको नहीं मिलते। जैसे इस टाइम किसान सम्मान निधि योजना बहुत बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही, सही। इसमें कम से कम 2-3% काश्तकार हमारा बहुत परेशान है हुआ कि भैया हमारा पैसा नहीं आ रहा, सबका पैसा आ गया। एक्चुअल में क्या है कि उनके 3 जगह पे नाम आपके एक सेम होने चाहिए। सही, नंबर 1, आपके आधार में आपका नाम सही होना चाहिए, बिल्कुल सही। आपकी खतौनी में आपका नाम सही होना चाहिए। सही। नंबर 3, आपकी जो बैंक पासबुक है उसमें भी आपका नाम सही होना चाहिए। सही, बिल्कुल सही। होता एक्चुअल में क्या है कि इन 3 में से एक में कहीं ना कहीं कोई बहुत ब्लेंडर मिस्टेक होती, नाम अशुद्ध होने की। सही, जिस कारण काश्तकारों भाइयों का ये जो किसान सम्मान निधि का फायदा नहीं मिल पा रहा है। सही, बिल्कुल सही। और वो प्रॉब्लम बता रहे भैया हमारा तो शासन से आया ही नहीं पैसा। शासन से आवा कैसे जब नाम गलत तुम्हारा। हाँ, एक्चुअल पोजीशन ये है कि कहीं 3 जगह में अगर आप देखें तो एक नहीं जगह कहीं आपको मिस्टेक नाम की ही मिलेगी। सही, बिल्कुल, नाम या निवास की मिलेगी। कुछ न कुछ तो गलत है कहीं। तो इसलिए सभी काश्तकार भाइयों का हमारा निवेदन ये है कि चकबंदी में अगर आपका नाम दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है जी, तो उस नाम को दुरुस्त कराने के लिए आप केवल वाटर मार्क पे एक अपनी आपत्ति लिख दें और जो आपका सही नाम है जी, उस नाम से संबंधित अपने साक्ष्य लगा दें। चकबंदी अधिकारी उसको आराम से दुरुस्त कर देगा, वो खतौनी में आपका चला जाएगा और बंदोबस्त जब आपका बनेगा तो आपका सही नाम बंदोबस्त पे चला जाएगा। सही, बिल्कुल सही। पर्चा 5 के समय जी, जो जितनी भी आपके पास में जो कमियां जो दिखाई गई हैं, जैसे आपका रकबा कम दिखाया गया है जी, आपका नाम गलत दिखाया गया है जी, या आप मान लो बैनामा लिए बैठे हो, आपके पास दाखिल खारिज नहीं हुआ है जी, या कोई मृतक की वसीयत आपके पास में है जी, या अन्य कोई सम्मति, जैसे आपका बाग पेड़ लगे हुए हैं आपके चक में जी, और पेड़ जो है पर्चा 5 में नहीं दर्शाए गए हैं जी, आपकी बोरिंग पर्चा 5 में नहीं दर्शाई हाँ, गई जी, या स्वत संबंधी टाइटल संबंधी जितने विवाद हैं हाँ, वो सब 9 में आप आपत्ति देंगे सहायक चकबंदी अधिकारी को 21 दिन के भीतर। जी, 21 दिन के बाद अगर आप किसी कारणों से नहीं दे पा रहे, 21 दिन के बाद में लिमिटेशन एक्ट धारा 5 की एप्लीकेशन एफिडेविट देते हुए चकबंदी अधिकारी को देंगे जी, और चकबंदी अधिकारी उन सभी विवादों का निस्तारण जी, अपने स्तर पे साक्ष्य लेने के बाद में कर देगा। बहुत सही, जी, नंबर 1। जी, नंबर 2, चकबंदी अधिकारी के किसी भी आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति, जी, किसी भी आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति हाँ, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष स्वत संबंधी विवाद के लिए जी, अपील कर सकता है, जो सेक्शन 11(1) में हाँ, चकबंदी अधिनियम की धारा 11(1) में जी, आप बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी समक्ष अपने अपील प्रस्तुत कर सकते हैं जी, और अपील में बंदोबस्त चकबंदी दोनों पक्षों मूल पत्रावली तलब करके दोनों पक्षों को सुनने के बाद में जी, जो सही और जस्टिफाइड होगा वो अपना निर्णय पास करेगा। ठीक, ओके, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के धारा 11(1) के खिलाफ जी, आपको निगरानी करने का पूरा अधिकार चकबंदी अधिनियम देता है, क्योंकि चकबंदी अधिनियम वेल सेटल्ड है। जी, 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 तो आप धारा 48 में उप संचालक चकबंदी के समक्ष अपनी निगरानी प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, सही, तो आपके पास 3 स्टेज हैं, हाँ, चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी और उप संचालक चकबंदी। हाँ, 3 स्टेज, ये चकबंदी अधिकारी के आदेश से आप क्षुब्ध हैं हाँ, तो आप अपील में जा सकते हैं, जी, अपील से आप क्षुब्ध हैं तो आप निगरानी में जा सकते हैं हाँ, और निगरानी के बाद में उप संचालक चकबंदी के आदेश के खिलाफ जी, आपको सीधे हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ही जाना पड़ेगा। अच्छा, बस वही है, वही है। हाँ, और चकबंदी का किया हुआ आदेश जी, चकबंदी विभाग द्वारा ही काटा जा सकता है। हाँ, इसमें SDO या DM या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये इंटरफेरेंस नहीं करते। मैंने आपको पहले ही ये बताया कि अच्छा, चकबंदी अच्छा, एक्ट अपने में फुल वेल सेटल्ड पावरफुल है अपना। पावरफुल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस कार्यक्रम में आप आए और भविष्य में भी हम चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम में आते रहें। ये कार्यक्रम मैं इसलिए विशेष कर आया हूँ कि मैंने देखा चकबंदी लेकर काश्तकार बहुत लापरवाह, हाँ, बहुत लापरवाह, और विशेषकर अपने ही क्षेत्र का काश्तकार मैंने देखा बहुत लापरवाह। मैंने लगभग 3-4 साल गाजियाबाद में चकबंदी
से संबंधित भी वकालत की है, जी। उस क्षेत्र का काश्तकार चकबंदी को लेकर बहुत जागरूक है। बहुत जी। लेकिन इस क्षेत्र का काश्तकार बहुत लापरवाह, पर्चा 5 मिला, पर्चा 5 मिलने के बाद वो पर्चा 5 उठा के रख दिया। अब उसके बाद जब 23 जब पर्चा बटता है गांव में, जी जी, जब चकों की पैमाइश होती है तब आता बाबूजी हमारा रकबा कम हो गया, परेशान। हम तो बाबूजी हमारा 1 एकड़ था, वहाँ हमको 4.5 बीघा नाप के दिया। सिर्फ लापरवाही है उसमें, सिर्फ लापरवाही। तो छोटे भाइयों से मेरा निवेदन है, अपने काश्तकार भाइयों से निवेदन है कि आपको अगर पर्चा 5 मिलता है उसकी तुरंत आप पैरवी करें, अपने अधिवक्ता से मिलें। यदि आपको जानकारी नहीं है तो किसी जानकार से कंसल्ट करें, अपने अधिवक्ता से मिलें, या और जानकार लोग हैं। लेकिन इन ठगों से जो आजकल घोड़ा ले लेके गाँव घूम रहे हैं, इनसे उनको कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, उनको कोई नॉलेज नहीं, इनसे आप अपने को बचाएं, और अपने जो आर्थिक जो आपकी चोट पहुंचा रहे हैं वो, और अपने उससे ही बचें। और अपने छोटे जूनियर अधिवक्ताओं से मेरा निवेदन है कि चकबंदी एक्ट को बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्ट न समझें। बहुत सरल, बहुत आसान ये कानून है जी। और ये काश्तकारों के बिल्कुल करीब जा करके न्याय देती है। बिल्कुल उसी पास हम जाके। तो यदि हमारे छोटे भाइयों को इस संबंध में कोई समस्या होती है, तो कमेंट करें, प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें, या मैं अपना मोबाइल नंबर बोले दे रहा हूँ। हाँ बोल दे, मोबाइल नंबर। मेरा मोबाइल नंबर है 99 84 48 0 141। इस नंबर पे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और काश्तकार भाइयों के लिए भी यही नंबर उपलब्ध रहेगा। इस नंबर से कोई भी अगर चकबंदी से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो आप वकील साहब से आप संपर्क कर सकते हैं, सीधा संपर्क कर सकते हैं। और ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट जो स्वत संबंधी विवाद है उसके बारे में बताया। सेकंड पार्ट जो आपका चेक संबंधित विवाद है उसको अगले शिफ्ट में हम जो है आपको पूरा उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।